कहानी शुरू होती है अमेरिका के छोटे से शहर से और हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर पीटर पार्कर को देखते हैं। पीटर के माता पिता बहुत पहले इस दुनिया से जा चुके थे और पीटर अब अपने अंकल बेन और आंटी मे के साथ रहता है। पीटर पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि एक दिन स्कूल जाते टाइम लेट होने की वजह से पीटर की स्कूल बस मिस हो जाती है, इसलिए बस पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। पीटर को इस तरह बस के पीछे भागते देख बस में मौजूद सारे बच्चे उस पर हंसते हैं, लेकिन कुछ देर तक कोशिश करने पर पीटर उस बस में चढ़ जाता है और बस में चढ़ने के बाद कोई भी उससे मिलता नहीं, यहाँ तक कि उसे अपने पास बैठने तक नहीं दिया जाता। ये देखते हुए बहुत ही अच्छे समझ में आता है कि पीटर बहुत सीधा सा लड़का है जिसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए बस में चढ़ने के बाद कुछ स्टूडेंट्स उसे बुली करने लगते हैं। लेकिन पीटर के अंदर किसी तरह से अपने साथ हो रहे दिक्कत के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं थी और इस बस के अंदर ही एक मैरी जेन नाम की लड़की थी जो पीटर के घर के पास रहती थी। पीटर उसे बचपन से बहुत पसंद करता था लेकिन अपने कॉन्फिडेंस की वजह से वो कभी उसे कुछ बोल नहीं पाया। कुछ टाइम बाद उस बस के सारे स्टूडेंट्स को टूर के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंस डिपार्टमेंट में घुमाने लाया जाता है। अब उन सभी के यूनिवर्सिटी में घुसने से पहले वहाँ पीटर का दोस्त हैरी आता है। हैरी भी पीटर के साथ एक ही स्कूल में पढ़ता था और वो काफी अमीर परिवार से था, इसलिए वो कभी बस में नहीं आता। उसके पिता उसे हमेशा अपने कार से स्कूल में ड्रॉप करते थे। हैरी के पिता का नाम नॉर्मन ऑसबॉर्न है जो ऑस्कॉर्प नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है और वहाँ हैरी अपने पिता के साथ पीटर का परिचय करवाता है। तब मिस्टर नॉर्मन पीटर को बोलते हैं कि मैंने हैरी से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और हैरी ने यह भी बताया है कि तुम साइंस के एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन क्या तुम जानते हो मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ। तब पीटर बोलता है कि हाँ अंकल जी, मैंने आपके आविष्कार के बारे में भी पढ़ा है और बहुत ही अच्छा है वो। जिसे सुनकर मिस्टर नॉर्मन पीटर से बहुत ही खुश होता है। अब पीटर और हैरी बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ उस यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है और उधर एक टूर गाइड इन सभी को बताती है कि पिछले 5 सालों से विभिन्न प्रजाति के मकड़ी के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब ये सारे मकड़ियों के डीएनए में चेंजेस करके उनमें उनकी शारीरिक कैपेबिलिटी को बहुत बढ़ा दिया गया है, इसलिए उनके द्वारा बनाए जाले से वो भारी से भारी सामान को भी उठा सकते हैं और वो एक ही जगह से दूसरी जगह बहुत ही लंबी छलांग लगा सकते हैं। अब इसके दिमाग की सारी इंद्रियां इतनी सक्रिय हो जाती हैं कि यहाँ अपने तरफ आने वाली कोई भी विपत्ति को पहले से ही भाप सकते हैं। और ऐसे ही हमने 15 बहुत शक्तिशाली मकड़ियां बनाई हैं जिनको यहाँ सामने के बॉक्सेस में रखा हुआ है। तब मैरी जेन बोलती कि यहाँ तो सिर्फ 14 मकड़ियां हैं। तब वो टूर गाइड बोलती है हो सकता है कि उस 15वीं मकड़ी को लेकर वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, पर असल में वो मकड़ी अपने बॉक्स से निकलकर उस लैब की दीवार पर चढ़ गई थी। और इन सभी के बीच पीटर अपने कैमरे से वहाँ के सारे चीजों की तस्वीरें खींच रहा था। तब वो देखता है कि मैरी जेन एक जगह अकेली खड़ी है, इसलिए पीटर उसकी कुछ फोटोज खींच लेता है और उस समय लैब की दीवार से एक मकड़ी आके उसके हाथ पर काट लेती है। ये 15 नंबर की वो शक्तिशाली मकड़ी थी जो अपने बॉक्स से निकल गई थी उस वक्त, और अब इस मकड़ी का जहर पीटर के शरीर में घुस गया है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्कॉर्प कंपनी को दिखाया जाता है जो असल में हैरी के पिता की कंपनी थी। वहां हम आर्मी के कुछ बड़े ऑफिसर्स और उन कंपनी के कुछ बोर्ड मेंबर्स को आता हुआ देखते हैं और वही उनके सामने उस कंपनी का एक आदमी एक स्पेशल तरह का सूट पहनकर ग्लाइडर के रूप में उड़ने की कोशिश कर रहा है। असल में ये कंपनी देश के सैनिकों के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जहां वो आर्मी के लिए एक ऐसी दवाई बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसके मदद से किसी भी आदमी की शारीरिक क्षमता को 800 गुना बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही वो सेना के लिए एक उड़ने वाला ग्लाइडर भी तैयार कर रहे थे। तब सेना के एक ऑफिसर मिस्टर नॉर्मन से पूछा जाता है कि क्या वो दवाई पूरी तरह तैयार हो चुकी है। तब मिस्टर स्ट्रॉन्ग जो नॉर्मन के कलीग हैं वो बोलते हैं कि ये दवाई अब तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, हमने अब तक इसे चूहे पर ही टेस्ट किया है। इसकी मदद से उनकी शारीरिक क्षमता जरूर बढ़ी है लेकिन साथ ही वो अपना मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं और उनमें गुस्से की मात्रा बहुत ज्यादा है। तब आर्मी का एक ऑफिसर बोलता है कि आने वाले 2 हफ्तों में अगर तुम लोग ये दवाई नहीं बना पाए तो सभी एक्सपेरिमेंट के लिए सरकार की तरफ से भेजे जा रहे सारे पैसों को मैं बंद करवा दूंगा, ठीक है, और साथ ही ये प्रोजेक्ट किसी दूसरी कंपनी को दे दूंगा। ये सुनकर मिस्टर नॉर्मन बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीटर उस टूर को खत्म करके घर वापस लौट आता है, लेकिन उस मकड़ी के काटने के बाद वो शारीरिक तौर पर बहुत कमजोर हो जाता है और घर लौटने के बाद वो इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि बेहोश होकर वो अपने कमरे के फर्श पर ही सो जाता है, क्योंकि उस मकड़ी के काटने की वजह से अब पीटर के शरीर के डीएनए में कुछ चेंजेस आने लगे थे। इधर दूसरी तरफ ऑस्कॉर्प कंपनी को दिखाया जाता है जहां मिस्टर नॉर्मन इंसान की क्षमता बढ़ाने वाले दवाई को अपने ऊपर ही प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कलीग मिस्टर स्टॉर्म उन्हें ये काम करने से मना करता है। वो बोलता है कि अभी तक हमने इसे सिर्फ चूहों पर ही इस्तेमाल किया है, क्या कर रहे हो, मर जाओगे तुम। एक काम करो, तुम मुझे 2 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं सभी डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को इकट्ठा करके ठीक कर दूंगा। तब मिस्टर नॉर्मन बोलते हैं कि हमारे पास उतना समय नहीं है भाई, आने वाले 2 हफ्तों में हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट भी चला जाएगा, फिर ये तू चूहे खाते रहना।
इसके बाद वो एक चेम्बर में घुसकर उस दवाई को अपने शरीर पर प्रयोग करने लगते हैं और कुछ ही समय में उनके शरीर में मसल मास बढ़ने लगता है और एक ही साथ उनकी शारीरिक क्षमता भी बढ़ने लगती है। लेकिन कुछ टाइम बाद नॉर्मन उस दवाई को सहन नहीं कर पाता, जिससे वो उस चेम्बर में ही छटपटाने लगता है और वहीं बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर मिस्टर स्टॉर्म जल्दी से उन्हें बचाने के लिए उस चेम्बर में चले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से मिस्टर नॉर्मन को होश आता है और वो मिस्टर स्टॉर्म को एक हाथ से धक्का देकर दूर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाता है। बड़ऊ, ये देखकर हमें समझ में आता है कि मिस्टर नॉर्मन की शारीरिक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पीटर को दिखा जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि पिछली रात तक पीटर चश्मे के बिना कुछ नहीं देख पा रहा था, साथ ही उसकी बॉडी काफी कमजोर हुआ करती थी। अब सब कुछ चेंज हो चुका है, वो बिना चश्मे के सब कुछ देख पा रहा था, साथ ही उसकी बॉडी भी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। स्ट्रॉन्ग ऑफ द हेल, उसकी मकड़ी के काटने की वजह से उसके बॉडी में इतने असाधारण से चेंजेस आ गए हैं। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। पिछली रात को घर लौटने के बाद मिस्टर नॉर्मन अपने मेज से गिर जाते हैं और नींद से उठने के बाद वो पिछली रात की सारी बातें भूल चुके थे और सुबह उनके ऑफिस का एक कर्मचारी उन्हें बताता है कि मिस्टर स्टॉर्म की पिछली रात मौत हो चुकी है और कोई उन्हें लैब के अंदर ही मारकर ऑस्को कंपनी का ग्लाइडर चोरी करके निकल गया। जिसे सुनकर मिस्टर नॉर्मन हैरान रह जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो इस घटना के बारे में जानता ही नहीं कुछ। हम देखते हैं कि स्कूल में आने के बाद पीटर जब कैंटीन में बैठकर अपना खाना खा रहा था, तब वो देखता है कि मैरी जेन उसकी तरफ खाने का एक ट्रे लेकर आ रही है। तब पीटर को किसी दुर्घटना का एहसास हो जाता है और हम देखते हैं कि कुछ ही समय के बाद मैरी जेन फिसल कर गिरने लगती है। लेकिन वह कोई दुर्घटना होने से पहले पीटर एक हाथ से मैरी जेन और दूसरी हाथ से उसके ट्रे में रखी सारी चीजों को गिरने से रोक लेता है, जिसे देखकर मैरी जेन बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। मजा आ गया उसे, क्योंकि इस वक्त पीटर ने जो काम किया था वो एक तरह से असंभव था। अब वो पीटर को थैंक यू बोलकर यहाँ से चली जाती है। मैरी जेन के वहां से जाने के बाद पीटर देखता है कि टेबल पर रखा एक चम्मच उसके हाथ के साथ चिपक गया है। वो उस चम्मच को अपने हाथ से अलग करने लगता है, लेकिन उस वक्त उसके हाथ से मकड़ी का जाला निकलकर सामने रखा एक खाने के ट्रे के साथ चिपक जाता है। पीटर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और अब वो अपने हाथ पे लगे जले को हटाने के लिए उसे जोर से खींचता है, जिसकी वजह से उस जाले से चिपका वो खाने का ट्रे उसके स्कूल में मौजूद फ्लैश नाम के एक लड़के के शरीर पर गिर जाता है। लेकिन ये पीटर ने जानबूझकर तो नहीं किया था, लेकिन इस घटना के लिए फ्लैश काफी गुस्से में आ जाता है और अब वो पीटर को पीटने के लिए उसके पीछे आने लगता है। पर पीटर के पास तो अब मकड़ियों की शक्तियां थी और अब वो सभी चीजों को भाप लेता है पहले से ही, जिसकी वजह से वो बड़े आसानी से फ्लैश के वॉर से बच जाता है। वहाँ मौजूद बाकी सभी बच्चों को लगता है कि पीटर अब फ्लैश से बहुत ही बुरी तरह पीटने वाला है, क्योंकि फ्लैश काफी ताकतवर इंसान था, क्योंकि फ्लैश काफी ताकतवर है और पीटर एक काफी कमजोर तरह का व्यक्ति। लेकिन यहाँ पूरी कहानी पलट गई थी। फ्लैश के काफी कोशिशों के बाद भी पीटर को वो हाथ तक नहीं लगा पाया। वही पीटर के एक पंच मारते ही वो उससे काफी दूर छिटक कर गिर जाता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि पीटर खुद तक हैरान रह जाता है और कोई समझ नहीं पा रहा था ये चल क्या रहा है। इस घटना के बाद पीटर जल्दी से अपने स्कूल से निकलकर एक खाली गली में आ जाता है और अपने हाथ की तरफ देखता है। पीटर के हाथ के तले पर मकड़ी के पाँव के कुछ तरह के कांटे निकले हुए थे, जिसकी वजह से सारी चीजें उसके हाथ में बड़े आसानी से चिपक रही थी और वो उसकी मदद से बड़े आसानी से पास के एक दीवार पर चढ़ना शुरू कर देता है। और ऐसे ही बड़े कम समय में पीटर एक बिल्डिंग के छत पर चढ़ जाता है और वहाँ से काफी आसानी से कूदकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के छत पर चला जाता है। पीटर अपने शरीर में ये शक्तियाँ पाकर काफी खुश होता है। अब ऐसे एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर जाने के बाद वो एक जगह देखता है कि एक बिल्डिंग काफी दूर है और वहाँ कूदकर जाना आसान नहीं है, इसलिए वो सामने की तरफ से जाला निकालकर दूसरी बिल्डिंग की तरफ फेंकने की कोशिश करता है, जिससे वो जाले से झूलकर दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच सके। लेकिन कैंटीन में हाथ से जाला निकालने के बाद अब उसके हाथ से कोई जाला नहीं निकल रहा था। अब ऐसे ही काफी कोशिश करने के बाद वो ख्याल करता है कि सिर्फ स्पेशल तरीके से हाथ आगे करने पर ही वो जाला निकलेगा। अब पूरे दिन एडवेंचर के बाद रात को पीटर फिर से अपने घर लौटता है, लेकिन अब तक उसके अंकल और आंटी सो गए थे। रात को खाने के बाद पीटर जब अपने घर के बाहर कुछ कबाड़ फेंकने जाता है तो वो सुनता है उसके पास के घर यानी मैरी जेन के घर में झगड़ा होने लगा है, जिसकी वजह से मैरी गुस्से से बाहर निकल जाती है और सामने पीटर को देखकर बोलती है कि तुम क्या खड़े होकर देख रहे हैं यहाँ पर हैं? पीटर बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आई एम सॉरी, मैं कूड़ा फेंकने आया था। अब इसके बाद उसके और मैरी के बीच कुछ बातें शुरू हो जाती है। मैरी उसे बताती है कि उसे बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनने का शौक था, इसलिए वो स्कूल खत्म होने के बाद न्यूयॉर्क चली जाएगी। तो पीटर उसे बोलता है वो स्कूल के बाद न्यूयॉर्क शहर में चला जाएगा और वहाँ के एक कॉलेज में एडमिशन लेके और ज्यादा पढ़ाई लिखाई करेगा और अपना खर्चा चलाने के लिए एक फोटोग्राफर की नौकरी भी करेगा। जब मैरी और पीटर आपस में बात कर रहे थे तो फ्लैश वहाँ अपनी गाड़ी लेकर आता है और वो अपनी नई गाड़ी में मैरी को घुमाने ले जाता है। अब ये देखने के बाद पीटर मन ही मन सोचता है कि मैरी जेन से अच्छे से दोस्ती करने के लिए उसे भी एक नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। तो पेपर के नीचे एक एडवर्टाइजमेंट देखता है कि शहर की एक जगह कुश्ती का कंपटीशन होने वाला है
वहाँ अगर कोई उस कंपटीशन को जीतता है तो उसको $3000 का अवार्ड मिलेगा। जिसको देखकर पीटर सोचता है कि उसके पास तो पावर भी है, लड़ाई में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ चल। लेकिन वो किसी भी तरह से किसी को भी अपने ताकत के बारे में बताता नहीं, इसलिए वो कंपटीशन में जाने से पहले अपने लिए एक स्पेशल तरह का ड्रेस बनवाता है जिससे उसे कोई पहचान ना सके। अब अपने कॉपी पर कुछ तस्वीरें बनाने के बाद अगले दिन उस कंपटीशन के लिए निकल जाता है वो। लेकिन घर से निकलने से पहले बोलता है कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जा रहा हूँ। जिसे सुनकर उसके अंकल बैन उसे बोलता है कि ठीक है बेटा, तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से वहाँ छोड़ देता हूँ चलो। पीटर को वहाँ पहुंचकर उस गाड़ी से निकालने से पहले उसके अंकल उससे बोलते हैं कि कुछ दिनों से मैं और तुम्हारी आंटी देख रहे हैं कि तुम पहले से काफी बदल गए हो। तुम अब ठीक से काम भी नहीं कर रहे हो, ना तुम ठीक से खा रहे हो ना पी रहे हो, और यहाँ तक कि तुम स्कूल में मारपीट तक कर रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? तब पीटर बोलता है कि मैंने वो लड़ाई शुरू नहीं की थी, वो उस गधे ने शुरू की थी। तब अंकल बेन बोलते हैं कि शायद उस लड़के को थोड़ा समझने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है बेटा। हमेशा याद रखना बेटा, ग्रेट पावर्स ऑलवेज कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन पीटर इन सभी बातों को सुनकर बहुत ही गुस्से में भड़क उठता है और बोलता है कि आपको मेरे लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अपना ख्याल रख सकता हूँ मैं खुद। इन बातों को सुनकर अंकल बेन को बहुत दुख होता है। वो सोचते हैं कि इन साले को इतना पढ़ा लिखा कोई फायदा नहीं है। अब पीटर भी यहाँ से रेसलिंग रिंग की तरफ चला जाता है और यहाँ जाने के बाद वो देखता है कि रेसलिंग रिंग में एक ताकतवर आदमी काफी कम समय में ही अपने ओपोनेंट्स को बड़े आसानी से मात दे रहा है। अब ये देख के बड़े आसानी से समझ में आ रहा था कि वो काफी ताकतवर आदमी है, ऊपर से उसे हराना आसान काम तो है नहीं। और यहाँ जो आदमी 3 लड़ाई में टिक जाएगा उसे नगद $3000 दिया जाएगा। अब यहाँ कुछ टाइम बाद पीटर लड़ाई करने के लिए रिंग में जाता है और अब पीटर की उस आदमी के साथ लड़ाई शुरू होती है और उस पूरे रिंग को एक लोहे के खांचे से ढक दिया जाता है जिससे समय से पहले कोई भी वहां से भाग न सके। अब लड़ाई के पहले कुछ पलों में पीटर उस आदमी से काफी बुरी तरह मार खाता है, लेकिन कुछ समय बाद पीटर अपनी ताकत की मदद से उस हरामखोर का हड्डी पसली एक कर देता है। अब लड़ाई के बाद पीटर जब अपने अवार्ड के पैसे लेने जाता है तो वहाँ का मैनेजर उसे $100 देकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब पीटर बोलता है लेकिन अवार्ड तो 3000 का था भाई। तो वो बोलता है कि हाँ, उसके लिए तुम्हें 3 मिनट तक लड़ाई करनी थी, लेकिन तुमने उस आदमी को सिर्फ 2 मिनट में ही हरा दिया और तुम्हें अपने किस्मत पर खुश होना चाहिए कि इस काम के लिए मैंने तुम्हें $100 दिए। तब पीटर बोलता है कि उन रुपयों की बहुत जरूरत है मुझे। तब वो मैनेजर बोलता है कि तेरी जरूरतों का क्या करूंगा मैं। अब ये सुनकर पीटर निराश होकर वहाँ से निकल जाता है। पीटर जब वहाँ से निकल जाता है तो उसके तुरंत बाद एक चोर उस मैनेजर के कमरे में घुस जाता है और सारे पैसे लूट कर वहाँ से भागने लगता है। कमरे से निकलने के बाद वो पीटर के सामने से भागता है। पीटर अगर चाहता तो बड़े आसानी से उस चोर को रोक सकता था, लेकिन वो किसी भी तरह का कोशिश न करके बड़े आसानी से उसे वहां से जाने देता है। और दूर से ये सब वो मैनेजर देख रहा था और बोलता है कि अगर तुम चाहते तो बड़े आसानी से उसे रोक सकते थे, लेकिन तुमने किया नहीं ऐसा। पीटर उन्हें बताता है कि आपको मेरी परेशानी से कोई मतलब तो है नहीं, तो मैं भाई आपकी परेशानी से मतलब क्यों रखूं। अब पीटर समझ रहा था कि उस मैनेजर से काफी अच्छा बदला लिया है उसने, लेकिन रास्ते पर आते ही वो देखता है कि बहुत से लोगों की भीड़ है और उस पूरे जगह को पुलिस ने घेर लिया है। और थोड़ा आगे जाने पर वो देखता है कि उस भीड़ में अंकल बेन बुरी तरह घायल हालात में पड़े हुए हैं और पास के एक पुलिस ऑफिसर से उसे पता चलता है कि कुछ देर पहले एक चोर उन्हें गोली मारकर उनकी गाड़ी लेकर भाग गया और कुछ समय में ही अंकल बेन पीटर के आंखों के सामने मारे जाते हैं, जिसे देखकर पीटर को बहुत दुख लगता है और वो मानसिक रूप से बुरी तरह से टूट जाता है। अब पास के एक पुलिस ऑफिसर से उसे पता चलता है कि वो चोर सामने के रास्ते से भाग रहा है और पुलिस उसका पीछा कर रही है। ये सुनकर पीटर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उसे मारने निकल जाता है। फिर वो एक ऊंचे बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग से झूलते झूलते उस चोर के गाड़ी के पास पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रही है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो चोर अपनी गाड़ी से निकलकर पास के घर के अंदर छुप जाता है और यहाँ पुलिस के वहाँ पहुंचने से पहले ही पीटर उस चोर के पास पहुंच जाता है और उसे बुरी तरह पीटता है और उसी के साथ उससे ये भी सवाल करता है कि तुमने मेरे अंकल को क्यों मारा, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। लेकिन कुछ टाइम बाद बाहर की रोशनी से वो उस चोर का मुंह देख लेता है और ये वही चोर था जो कुछ देर पहले उस मैनेजर का पैसा लेकर भाग गया था, जिसे पीटर ने जानबूझकर जाने दिया था। ये देखने के बाद पीटर बहुत ही हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके अंकल की मौत का जिम्मेदार वो खुद है। अगर वो उस चोर को रोक देता तो आज उसके अंकल जिंदा होते। पीटर को देखकर वो चोर डर कर भागने लगता है और पाइप में पाँव फंसने की वजह से वो खिड़की से बाहर नीचे गिर जाता है और वहीं मारा जाता है। पुलिस के उस घटना वाले जगह पर आने से पहले ही पीटर वहां से भाग जाता है, लेकिन ये पूरे घटने की वजह से उसका मन बहुत ही खराब हो जाता है, इसलिए वो बिल्डिंग के कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। और अब दूसरी तरफ यहाँ मिस्टर नॉर्मन को दिखाया जाता है। उस स्पेशल दवाई का प्रयोग करने के बाद से उन्हें तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसे देखकर ये समझ में आता है कि उनके अंदर शायद 2 आदमियों के व्यक्तित्व मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक इलनेस हो गई है और वो सही और गलत में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं।
इधर आर्मी के बड़े ऑफिसर्स एक स्पेशल तरह के मशीन की टेस्टिंग कर रहे हैं और ये वही ऑफिसर्स थे जो कुछ दिन पहले ऑस्कॉर्प कंपनी में गए थे। अब उस आर्मी के टेस्टिंग के टाइम पर मिस्टर नॉर्मन अपना एक स्पेशल तरह का ड्रेस पहनकर अपने ग्लाइडर के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और वो बम के सहारे उस जगह को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। बम विस्फोट की वजह से वह मौजूद आर्मी के बड़े ऑफिसर्स और बाकी सारे लोग मारे जाते हैं और यहाँ मिस्टर नॉर्मन भी पीटर की तरह पूरी दुनिया से अपना पहचान छुपाए रखते हैं। अब इस घटना के कुछ दिन बाद पीटर, हैरी, मैरी जेन सभी का स्कूल खत्म हो जाता है और एग्जाम के एंड में अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने के लिए साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें अवार्ड भी दिया जाता है। वहाँ से घर लौटने के बाद पीटर का मन काफी खराब था क्योंकि उसके इस खास मौके पर उसके अंकल बेन इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। वो ये सोचकर बहुत ही दुखी होता है और अंतिम बार उसके अंकल उसे अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे थे। तब उसने अपने अंकल की बात ना सुनकर उनके ऊपर ही गुस्सा कर दिया था और वहाँ से चला गया था। लेकिन तब उसे याद आता है कि जो उसके अंकल ने उसे अंतिम बार बताया था कि कुछ महान ताकतों के साथ कुछ महान जिम्मेदारियां भी आती हैं। अब इसे पीटर तय कर लेता है कि वो अपनी इस ताकत की वजह से शहर के जरूरतमंदों की मदद करेगा। इसके बाद वो अपने लिए पूरे शरीर और मुंह ढका हुआ ड्रेस बनाता है। फिर वो अपनी पहचान छुपाकर शहर में हो रहे सारे बुराइयां और बुरे लोगों के खिलाफ लड़ने लगता है। इधर पीटर अपना असली पहचान छुपाकर पूरे शहर के सामने खुद को स्पाइडरमैन नाम से परिचय करवाता है। कुछ ही समय बाद स्पाइडरमैन पूरे शहर में काफी पॉपुलर हो जाता है, जिसमें ज्यादातर लोग स्पाइडरमैन के कामों को पसंद करते थे और उसके कामों की काफी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन इस शहर के अंदर ऐसे कुछ लोग थे जो स्पाइडरमैन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जिनमें से एक थे न्यूयॉर्क के डेली बगल नाम की न्यूज़पेपर कंपनी के मालिक मिस्टर जेमसन। उनकी इच्छा थी कि कैसे भी करके स्पाइडरमैन को दोषी साबित करके पूरे शहर के सामने लाया जाए और स्पाइडरमैन की ये खबर छापने के लिए उन्हें स्पाइडरमैन की कुछ तस्वीरों की जरूरत थी। इसलिए वो अपने न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, जो स्पाइडरमैन की अच्छी तस्वीरें लाएगा उसको नगद में अच्छे खासे रिवॉर्ड दिए जाएंगे। अब कुछ दिन बाद पीटर पार्कर न्यूयॉर्क शहर में मैरी जेन को देखता है और उसके साथ मिलने के बाद वो उसे बताता है कि वो अपने काम के सिलसिले में यहाँ पर आया है। तब तक वो अपने एक्ट्रेस होने के सपने को पूरा नहीं कर पाई है, इसलिए वो अपने खर्चे उठाने के लिए वहाँ के एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर्स का काम करती है और वो इस काम से काफी शर्मिंदा थी। और फिर वो उसे बोलती है कि ये बात किसी भी तरह से तुम हैरी को मत बताना क्योंकि शायद वो इसे पसंद नहीं करेगा। तो पीटर उससे बोलता है कि मैं भला क्यों हैरी को बोलने जाऊंगा ये। मैरी बोलती कि मैंने तो सुना था कि तुम और हैरी उसके न्यूयॉर्क के घर में एक साथ रह रहे हो। उसने तुम्हें बताया नहीं कि कुछ दिनों से मैं और हैरी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ये बात सुनने के बाद पीटर बहुत ही हैरान रह जाता है क्योंकि हैरी ने उसको इस बारे में तो कुछ नहीं बताया और हैरी बड़े अच्छे से जानता था कि पीटर बचपन से ही मैरी जेन को पसंद करता है। और ये सुनने के बाद पीटर बहुत ही दुखी होकर चला जाता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो हैरी के साथ न्यूयॉर्क में उसके नए घर में रह रहा है। हैरी और पीटर एक साथ रहते थे, लेकिन हैरी के काफी अमीर होने की वजह से उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पीटर को अपना खर्च चलाने के लिए काम की जरूरत तो थी ही। इसलिए मिस्टर नॉर्मन उससे बोलते हैं कि ठीक है बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन पीटर उनको ऐसा करने से मना करता है और बोलता है मैं किसी की मदद के बिना अपने दम पर काम पाना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस्टर नॉर्मन उस पर और ज्यादा खुश होते हैं और तभी पीटर डेली बगल नाम के उस न्यूज़पेपर को देखता है जहाँ स्पाइडरमैन की तस्वीरें खींचकर भेजने वाले को नगद पैसे दिया जाएगा। और अब वो जब भी स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर शहर के सारे अपराधी के खिलाफ लड़ाई किया करता था, तब वो दूर के एक जाल में अपना कैमरा फंसाकर वहां से ऑटोमेटिक मोड पर अपनी तस्वीरें खींच लेता। और अगले दिन पीटर उन तस्वीरों को लेकर डेली बगल के ऑफिस में चला जाता है और वहां वो बोलता है कि इन तस्वीरों के बदले वो इस कंपनी में एक फोटोग्राफर की जॉब पाना चाहता है। लेकिन मिस्टर जेमसन उसे बोलता है कि इस काम के लिए तुम्हें कोई जॉब देना संभव नहीं है, तुम स्पाइडरमैन की तस्वीरें लाओगे तब उसके लिए तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। और वैसे ही पीटर अपने लिए छोटा मोटा एक जॉब ढूंढ लेता है। अब दूसरी तरफ ऑस्कॉर्प कंपनी को दिखाया जाता है जहां मिस्टर नॉर्मन सारे बोर्ड मेंबर को बोल रहे होते हैं कि अब हमारी कंपनी ने अमेरिका आर्मी को हथियार सप्लाई करने के मामले में बाकी सारी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट काफी बढ़ चुका है और एक ही साथ हमारे कंपनी के शेयर के दाम भी काफी बढ़ गए हैं। ये सुनकर बाकी बोर्ड मेंबर्स बोलते हैं कि इसी कारण हम अपनी कंपनी बेच देंगे, क्योंकि इस मौके पर ये कंपनी के लिए हमें बहुत से पैसे देने पड़ रहे हैं और हम सब चाहते हैं कि आने वाले 30 दिनों में इस कंपनी से तुम इस्तीफा दे दो, जिससे इस कंपनी को बेचते टाइम हमें किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये सुनकर मिस्टर नॉर्मन तो भड़क उठता है क्योंकि वो इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थे और एक तरह से उन्होंने इस कंपनी को बनाया था, लेकिन वहाँ मिस्टर नॉर्मन की बात कोई सुनता नहीं। अब हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद ऑस्कॉर्प कंपनी की एक तरफ से एक पार्टी का आयोजन किया जाता है जिस दिन उस कंपनी को बेचने की बात थी, जिसकी वजह से वह कंपनी के सारे बोर्ड मेंबर्स मौजूद थे और वहाँ पर हैरी मैरी जेन को लेकर आया हुआ था और इन सारे घटना की तस्वीरें खींचने के लिए पीटर भी वहाँ पर मौजूद था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि पार्टी की शुरू होने के कुछ समय बाद ही मिस्टर नॉर्मन अपने ग्रीन गॉब्लिन की ड्रेस पहनकर ग्लाइडर के साथ वहां पर पहुंच जाता है और वो वहां पर बम विस्फोट करके अपनी कंपनी के बोर्ड मेंबर को मारने लगते हैं। और अब उस विस्फोट में
मैरी जेन भी फंसी हुई थी और वो ऊपर उस बिल्डिंग से नीचे गिरने लगी थी और नीचे से पीटर ये देखकर अपना स्पाइडरमैन का ड्रेस पहनकर उसे बचाने वहाँ पर आ जाता है और तब स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन के बीच एक काफी खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन लास्ट में स्पाइडरमैन से हार मानकर वो वहाँ से चला जाता है और स्पाइडरमैन मैरी जेन को बचाकर एक सेफ जगह पर ले जाता है और उसकी लाइफ बचाने के लिए मैरी जेन स्पाइडरमैन को थैंक यू बोलती है। दूसरी तरफ वहाँ से घर लौटने के बाद मिस्टर नॉर्मन को अपनी तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो दवाई की वजह से मेंटली इलनेस से जूझ रहे थे। अब उनके ब्रेन में एक साथ दो लोगों की आइडेंटिटीज थी। एक थे खुद मिस्टर नॉर्मन और दूसरा था ग्रीन गॉब्लिन। अब उनके ब्रेन में से ग्रीन गॉब्लिन बोलने लगता है, अब इस पूरे शहर में तुम ही सबसे ताकतवर इंसान हो भाई, जो तुम चाहे वो कर सकते हो, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता क्योंकि स्पाइडरमैन भी तुम्हारी तरह ही ताकतवर है, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि उसके साथ तुम दोस्ती कर लो। अब अगले दिन मिस्टर नॉर्मन ग्रीन गॉब्लिन का ड्रेस पहनकर डेली बगल के ऑफिस में जाता है और उधर वहाँ पर वो मिस्टर जेमसन से बोलते हैं कि तुम्हारे ऑफिस में स्पाइडरमैन की तस्वीर कौन खींचता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मिस्टर जेमसन उन्हें कुछ बताने नहीं चाहते थे और इस घटना के कुछ समय बाद ही ग्रीन गॉब्लिन को रोकने के लिए वहाँ पर स्पाइडरमैन आ जाता है। लेकिन उसके साथ कोई लड़ाई ना करके ग्रीन गॉब्लिन चालाकी के साथ एक गैस स्प्रे करके स्पाइडरमैन को बेहोश कर देता है और उसे लेकर दूर के एक खाली जगह पर ले जाता है। वो स्पाइडरमैन को अपने साथ दोस्ती करने का प्रस्ताव भी देता है और बोलता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन सकते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम हमेशा के लिए दुश्मन बने रहेंगे। इतना कहकर ग्रीन गॉब्लिन वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन शाम को पीटर मैरी जेन से मिलने आता है और कुछ देर बातचीत करने के बाद मैरी जब वहाँ से जाने लगती है तब पीटर नोटिस करता है कि रास्ते में कुछ गुंडे मैरी का पीछा कर रहे हैं, जिसे देखकर वो जल्दी से स्पाइडरमैन का ड्रेस पहनकर वहाँ पर आ जाता है और मैरी को बड़े आसानी से उन गुंडों से बचा लेता है। तब मैरी उसे बोलती है, तुमने 2 बार मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं अब तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और तब वो स्पाइडरमैन के आधे मुकेटे को खोलकर उसे किस कर लेती है। अब हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद उस शहर की बिल्डिंग में आग लग गई है और बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए स्पाइडरमैन वहां पहुंच जाता है और वहां फंसे लोगों को बचा लेता है। लेकिन तभी उस बिल्डिंग से एक आदमी की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर स्पाइडरमैन जल्दी से उस बिल्डिंग में घुस जाता है और वो देखता है कि वहां पर ग्रीन गॉब्लिन खड़ा है और वो स्पाइडरमैन से पूछता है, तुमने हमारी दोस्ती के बारे में क्या सोचा भाई? अब स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम जिस तरह लोगों का नुकसान करते हो, इसलिए मैं किसी भी हालात में तुमसे दोस्ती तो नहीं कर सकता। और ये सुनकर ग्रीन गॉब्लिन बहुत ही गुस्से में भड़क उठता है और वहाँ दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। लड़ाई के टाइम गॉब्लिन एक नुकीले हथियार से स्पाइडरमैन के हाथ में काफी गहरी चोट लगा देता है, लेकिन लास्ट के समय में गॉब्लिन को हराकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि इस घटना के कुछ देर बाद हैरी के घर एक पार्टी होती है जहाँ वो मैरी जेन और पीटर के आंटी को बुलाता है। यहाँ हैरी चाह रहा था कि आज के पार्टी में ही वो मैरी जेन के बारे में उसके पिता को बता देगा और थोड़ी देर बाद ही मिस्टर नॉर्मन और पीटर वहाँ पर आ जाते हैं। असल में कुछ टाइम पहले ही वो दोनों ग्रीन गॉब्लिन और स्पाइडरमैन के रूप में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे की असलियत के बारे में नहीं जानते थे। अब खाते टाइम आंटी में देखती है कि पीटर के हाथ से खून निकल रहा है। तब पीटर बताता है कि आधे टाइम रास्ते में उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उसके हाथ में थोड़ी चोट लग गई है। लेकिन उसके हाथ की चोट को देखकर मिस्टर नॉर्मन काफी अच्छे से समझ जाते हैं कि थोड़ी देर पहले स्पाइडरमैन के साथ लड़ाई करते वक्त उसके हाथ पर भी बिल्कुल इसी तरह से चोट लगी थी। अब इससे वो समझ जाता है कि पीटर ही असली स्पाइडरमैन है और ये देखने के बाद वो खाने के टेबल से उठ जाते हैं। धीरे धीरे उनके ब्रेन से ग्रीन गॉब्लिन बोलता है कि स्पाइडरमैन को मारने के लिए उसके करीबी लोगों को चोट पहुंचाना पड़ेगा, जिससे वो डरकर अपने से ही पीछे हट जाएगा। और इसके बाद ग्रीन गॉब्लिन पीटर के आंटी के घर पर हमला करके उन्हें बुरी तरह डरा देता है, जिससे उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। आंटी मे के साथ हुई इस घटना के बाद पीटर बहुत अच्छे से समझ जाता है कि ग्रीन गॉब्लिन उसके असलियत के बारे में जान गया है, इसलिए वो पीटर के अपने लोगों पर हमला कर रहा है। कुछ दिन बाद आंटी मे को देखने मैरी जेन हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल में जब मैरी और पीटर आपस में बात कर रहे थे तभी हैरी आंटी मे को देखने वहाँ पर आता है। लेकिन वहाँ पीटर और मैरी को एक साथ बात करते देख हैरी को लगता है कि शायद मैरी अब पीटर को पसंद करने लगी है, जिससे वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और घर पहुंचकर सारी बातें अपने पिता को बताता है। वो बोलता है कि मैरी जेन अब मुझे छोड़कर पीटर को पसंद करने लगी है। तो मिस्टर नॉर्मन बोलता है कि क्या पीटर उसे पसंद करता है? हैरी बोलता है वो तो उसे बचपन से पसंद करता है। और अब मिस्टर नॉर्मन जान चुके थे कि हैरी की सबसे बड़ी कमजोरी मैरी जेन है, तो इसलिए वो मैरी जेन को किडनैप करके उस शहर के सबसे ऊंचे ब्रिज के ऊपर ले जाता है। उस ब्रिज के पास एक केबल कार जाने का रास्ता था और तब उस केबल कार के अंदर कुछ स्कूल के बच्चे भी मौजूद थे। तब ग्रीन गॉब्लिन बम के जरिए उस केबल कार के तार को तोड़कर अपने हाथ के सहारे पकड़ लेता है और इस खबर को जानने के बाद उन सभी को बचाने के लिए स्पाइडरमैन जल्दी से वहां पर चला आता है। तब ग्रीन गॉब्लिन एक हाथ में मैरी जेन और दूसरे हाथ में केबल का कार पकड़कर स्पाइडरमैन को बोलने लगता है, मेरे हाथ में तुम्हारा प्यार और दूसरे हाथ में कुछ छोटे बच्चे हैं।
और अब तुम्हें अपने प्यार और अपने कर्तव्य में से किसी एक को चुनना है। जिसके बाद वो दोनों को ही एक साथ ब्रिज से नीचे फेंक देता है, लेकिन स्पाइडरमैन मैरी और उन सभी बच्चों को बचा लेता है और ग्रीन गॉब्लिन इन सभी के बीच स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडरमैन लास्ट में उन बच्चों को और मैरी को नीचे एक नाव पर उतार देता है और साथ ही ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को लेकर एक खाली जगह पर चला जाता है। यहाँ पर फिर से उन दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई होती है और गॉब्लिन वहाँ एक बम मारकर स्पाइडरमैन को बुरी तरह से घायल कर देता है और एक टाइम पर जाकर स्पाइडरमैन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उसमें लड़ाई करने की और क्षमता नहीं बचती। एक तरह से वो मानो लगभग हार ही गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो अपनी पूरी ताकत से लड़ाई करके ग्रीन गॉब्लिन को हरा ही देता है और स्पाइडरमैन से मार खाते खाते ग्रीन गॉब्लिन अपना मुखौटा उतारकर अपनी असलियत उसे बता देता है और मिस्टर नॉर्मन को वहाँ पर देखकर पीटर हैरान रह जाता है। तब मिस्टर नॉर्मन बोलते हैं कि ये सारे काम मेरे अंदर मौजूद ग्रीन गॉब्लिन मुझसे करवा रहा है, कैसे भी करके तुम मुझे इससे बचाओ। और ये बात बोलते बोलते वो अपने ग्लाइडर को एक्टिव कर देता है, जिसके कारण दूर मौजूद ग्लाइडर एक नुकीले हथियार निकालकर स्पाइडरमैन की तरफ आने लगता है। और जैसे कि स्पाइडरमैन उसके सामने खड़ा था तो उन्होंने सोचा उस हथियार से पीटर मर ही जाएगा, लेकिन पीटर के अंदर स्पाइडर सेंस की एक स्पेशल ताकत थी, इसलिए वो अपने पास आ रहे इस मुसीबत के बारे में पहले ही जान जाता है और कूदकर उस ग्लाइडर के सामने से हट जाता है। पीटर के वहाँ से हट जाने पर ग्लाइडर के मौजूद वो नुकीले हथियार मिस्टर नॉर्मन के शरीर में घुस जाते हैं और वो मरने ही वाले होते हैं। लेकिन मरने से पहले वो पीटर से बोलते हैं कि मेरे इस ग्रीन गॉब्लिन के बारे में तुम हैरी को मत बताना। पीटर उनकी इच्छा को मान लेता है और उनके ग्रीन गॉब्लिन के ड्रेस को खोलकर उनके लाश को उनके घर में रखने चला जाता है। लेकिन रात के अंधेरे में हैरी मिस्टर नॉर्मन को इस हालत में देखकर सोचता है कि स्पाइडरमैन ने ही उसके पिता को मारा है। तब से वो स्पाइडरमैन से नफरत करने लगता है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह मिस्टर नॉर्मन का अंतिम संस्कार हो रहा है, जहाँ पीटर, आंटी मै, मैरी जेन जैसे और भी काफी लोग वहाँ पर मौजूद थे। हैरी तब पीटर से बोलता है कि मेरे पिता मारे नहीं गए हैं, उन्हें स्पाइडरमैन ने मारा है। एक दिन मैं उससे इसका बदला जरूर लूंगा। अब इस वजह से पीटर तय करता है कि वो हमेशा अपनी पहचान सभी से छुपा कर रखेगा। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।